हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कल की क्लास में हमने पास्टन सीरीज, बार्मा सीरीज, लाइमन सीरीज डिस्कस किया था। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सोल्यूशन। सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ 135 पेज की यूनिट है ये, जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ेंगे, जिसमें हमारे क्या पढ़ने को मिलेगा? सोल्यूशन, फेस इक्विलिब्रियम, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सारे ही टॉपिक हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं। फिर है हमारा सोल्यूशन वन, जो कि यूनिट वन है, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं लाइक टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, concentration of solutions, solution of solid in liquid, solution of gases in liquid, solution of liquid in liquids। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं सॉल्यूशंस के, जो कि हम यूनिट वन में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन वन का यूनिट वन है, जिसमें हम क्या देखेंगे? रॉल्स लॉ एंड आइडियल। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, रॉल्स लॉ सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है 11th-12th में, और ये इसमें भी इम्पोर्टेंट है। सोल्यूशन दो तरह के बात किए गए थे, नोन अननोन सोल्यूशन। फिर है रॉल्स लॉ, इसमें जो रॉल्स लॉ कर्व है उसकी बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, रॉल्स लॉ कर्व, वेपर प्रेशर वेरिएशन विद लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन। ये सारे टॉपिक जो है वो हम यूनिट वन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारा, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम शो करेंगे, टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व्स को शो करेंगे, एंड डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ये भी हम लोग ने पढ़ा था, डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन, जिसमें हमको वाटर वेपर्स के बारे में पता चला था। फिर है लीवर रूल पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन ऑफ सोल्यूशंस पढ़ेंगे इन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ये दोनों भी रॉल्स लॉ के पार्ट हैं। नाउ अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें हमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। इसमें हमारे जो दो कंपोनेंट होते हैं, विच इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सबको ही पता होगा कि इसमें जो दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ये जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा एक स्मॉल प्रोपोर्शन शो करता है, जिसको हम, जो हमारे किस पे डिपेंड होता है, वो हमारे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड होता है। और जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो एक बाइनरी कंपोनेंट्स को रेफर करता है। बाइनरी कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमें टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। थ्री कंपोनेंट्स जिसमें देखने को मिलते हैं वो हमारे टर्शरी होते हैं, और फोर कंपोनेंट्स जिसमें देखने को मिलते हैं वो हमारे क्वाटरनरी होते हैं। तो ये तीनों हमारे कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट की स्टेट्स की। उनकी बात करें तो सोल्यूशन जो होता है उसकी हम अगर फेज देखें डिफरेंट वे में, तो वो हमारी मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। ये सारे ही टॉपिक पे हमारा सोल्यूशन कवर्ड है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड की जनरली जो हमारी देखी जाती है वो हमारी हेनरी लॉ, आप लोग ने हेनरी लॉ पढ़ा होगा, पीवी इज इक्वल्स टू आर समथिंग ऐसे होता है। जो हेनरी लॉ होता है वो हमारा किस पे बेस्ड होता है? वो हमारा टेम्परेचर पे बेस्ड होता है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी हमारा सॉलिड लिक्विड की सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट रॉल्स लॉ जो है, उसमें हमने क्या पढ़ा है? उसमें हमने आइडियल सोल्यूशन पढ़े हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़े हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लाइक अ सोल्यूशन इज ऑलवेज, आप ये देख रहे हैं एक डेफिनेशन, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है? इन्होंने क्या कहा, कोई भी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट्स की होती है तो वहां पर एक हमारे दो कंपोनेंट का प्रोपोर्शन होता है, जो कि मैंने आपको बताया ही अभी आपको, कि टर्शरी होता है और क्वाटरनरी होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स वहां पे फॉर्म होते हैं। आगे देखते हैं हम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। ये कुछ टॉपिक हैं जो कि हमने अभी पहले ही डिस्कस किए हैं, उनसे रिलेटेड ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज हेनरी लॉ, है ना, रॉल्स लॉ। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। उसके बाद हम इसमें सोल्यूशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये सब देखेंगे। नॉन आइडियल आइडियल सोल्यूशन क्या है, एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर्स, रॉड लॉ है क्या, उसके पॉजिटिव डेविएशन क्या है, निगेटिव डेविएशन क्या है, कैसे उसके कर्व की बात करी, ये सारा कुछ हमारा इसमें कवर अप होगा। ये सारे ही 11th और 12th के टॉपिक हैं, बट इन बीएससी में इसको थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन बेसिकली हमने तीन तरह के पढ़े, सॉलिड लिक्विड गैसेस। ये तीनों हमारी स्टेट हैं, जिसमें हमारे कुछ सोल्यूशंस हैं जिनके हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट और एग्जाम्पल दिए गए हैं। लाइक गैस है, एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में हमारा गैस है, उसका एग्जाम्पल क्या है? एयर है। फिर है सॉल्यूट में आप देख रहे हैं गैस है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो हमको क्या मिल रहा है? CO2 इन वाटर मिल रहा है। ऐसे ही सारे दिए गए। फिर एक सॉल्यूट है जिसमें लिक्विड भी है, सॉल्वेंट गैस है, तो एग्जाम्पल मॉइस्ट एयर, मतलब हमें मॉइस्ट एयर देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं हम
एक क्वेश्चन है जैसे क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द टाइप ऑफ सोल्यूशन टू विच दे बिलोंग, मतलब इन्होंने क्या कहा है कि हमको टाइप ऑफ सोल्यूशन बताने हैं और ये तीनों चीजें दी हैं, इन तीनों के विद रिस्पेक्ट पे बताना है ये किस टाइप ऑफ सोल्यूशन है। लाइक अ 5 रुपी कॉइन है, या सोडियम अमेलगम है, या सोडा वाटर है। तो इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो कॉम्पिटेटिव में ही पूछे जाते हैं, बट इसलिए पता होना भी जरूरी है कि हमारे जो टाइप ऑफ सोल्यूशन है वो कैसे किसमें होते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिफरेंट मोड्स में कैसा है। अभी हमने बात करी थी मोलैरिटी, है ना, मोलैलिटी, इन सब की बात की थी। तो ये सारे जो है ये किसके पार्ट है, ये सब हमारे सोल्यूशन के पार्ट्स हैं, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा पहला है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी डिफाइन करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm³ ऑफ द सोल्यूशन, मतलब कि कितना हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स के सोल्यूट में कितना प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी हम आगे देखेंगे इसका फॉर्मूला भी। जैसे ये हमारा मोलैरिटी क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो कि हमने अभी देखा कुछ भी हमारा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का हो सकता है। उसके बाद उसका जो भी वॉल्यूम हमारा डेसीमीटर में होता है वो ले लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन डेसीमीटर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बनेगा, मोलैरिटी का। आगे देखते हैं हम मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, ये एक तरह का हमारा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कितने सल्यूट में प्रेजेंट है, लेकिन इसको हम 1 kg के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। इसमें हम जो सॉल्वेंट का मास देखते हैं वो किलोग्राम में देखते हैं। बाकी हमारा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट में जैसा हमारा मोलैरिटी में सेम था वैसे इसमें भी सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ बताई गई है, स्ट्रेंथ को एज अ मास डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि जो भी हम सोल्यूट को ग्राम में ले रहे हैं, दैट टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑल कंपोनेंट, जो कि जितने भी हमारा सम ऑफ फ्रैक्शंस है वो हमारा इक्वल हो सकता है कोई भी सोल्यूशन के। आगे देखते हैं हम लोग नोमैलिटी। अभी हम लोग ने मोलैरिटी पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा ना। नोमैलिटी, नोमैलिटी क्या होता है, ये हमारा एक इक्विवेलेंट कंपोनेंट कह सकते हैं या ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट कह सकते हैं, जो हमारा 1 डेसीमीटर में होता है। ठीक है, इसको हम अगर फॉर्मूला देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ इन डेसीमीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इट मीन्स कि इसमें हमारा जो नॉर्मल सोल्यूशन होता है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को कंटेन करता है, किसमें, 1 डेसीमीटर में। और वो किससे डिनोट करते हैं, 1 n से। 1 n इट मीन्स 1 नोमैलिटी। आगे देखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूट होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब टोटल सम होता है हमारा किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो मतलब कि कितना नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के सोल्यूशन में हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ये हमारा फॉर्मूला है। जैसा पहला हमारा फॉर्मूला दिया गया है n/n1 + n2, ये हमारा सॉल्वेंट का फॉर्मूला है। और सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, n2/n1 + n2। तो ये दोनों हमारे फॉर्मूला क्या शो कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। अब इसको हम परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज का ये जो टेबल है ये एक बार अच्छे से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सबका कांस्टेंट ही रहता है। जैसे अगर हम अल्कोहल का देखेंगे तो हमें 10% देखने को मिलेगा। NaCl का, सॉल्ट का देखेंगे तो 10% देखने को मिलेगा हमको। 10 ml अल्कोहल प्रेजेंट होगा अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो क्या होगा, तो हमें 10% देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जो हमारे क्या शो कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को शो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर परसेंटेज। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम हम पढ़ रहे थे, कई कई हमारी जो फॉर्मूले थे उसमें हमें लास्ट में पीपीएम यूनिट भी निकालने को देखने को मिली थी। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, जो हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में, उसमें जो भी कंसंट्रेशन होता है वो हमारा पार्ट पर मिलियन के अकॉर्डिंग हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कि जैसे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम सी वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो हमें जो भी मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम किस में डिनोट करेंगे, पीपीएम में। मीन्स लाइक हमारा लास्ट में क्या आया है, 5.8 ppm। इट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन में हम इसको शो करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट का, सो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶। ये पूरा फॉर्मूला है जो कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हम लोग को जैसे ये पता है इसमें क्या है, 10% सोल्यूशन है, जो कि क्या करते हैं हम लोग हमेशा वेट में टेक इन करते हैं। मतलब इनका ये कहने का सेंस है कि जितना भी हमारा कंसंट्रेशन होता है, इसकी जितनी भी यूनिट, लाइक अभी हम लोग मोलैलिटी पढ़ के आए, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब पढ़ के आए। तो जो सबका परसेंटेज होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो वेरी होता है, मतलब सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो ये एक टाइप का नोट भी आप इंपॉर्टेंट नोट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं।
ये हमारा वही फॉर्मूला है पीपीएम का, हमने बताया था। अब हमारा यहाँ पर है जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। ये निकालने का एक तरीका बताया है, जो भी मास ऑफ सॉल्यूट है वो हम रखेंगे अपॉन जितना भी टोटल नंबर ऑफ हमें सोल्यूशन दिया है मास जितना वो रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा पार्ट्स पर बिलियन। मतलब अभी हम लोग ने पार्ट्स पर मिलियन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट्स पर बिलियन। ये एक एग्जांपल है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है 98% एसिड को कंसिस्ट कर रहा है, जो उसका मास है, इसकी डेंसिटी है 1.85 इंटू 10⁻3। हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, हमने रख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन वॉल्यूम इन डेसीमीटर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रख दिया। अब इसमें हमारा क्या है, इन्होंने मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमने रख दिया, जो कि हमें दिया है इन्होंने, और मोलर मास इंटू 10⁻3 डेसीमीटर, ये रख के हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी हमारी वैल्यू हम पुट कर देंगे फॉर्मूला में, और उसके बाद 1.85 ये कांस्टेंट वैल्यू वो हमने रख दी, 0.98 ये रखा, और उसके बाद जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 18.5 मोलैरिटी। चाहे मोलैरिटी और नोमैलिटी हो, इन सबको सॉल्व करने के लिए सबके फॉर्मूले याद होना जरूरी है। जैसे ही वो फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, अ सॉल्यूशन कंटेन 0.100 kg ईच ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अभी हमने बताया था मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जिसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें देखने को मिला था, तो उसको निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रखेंगे। जितना सोल्यूशन कंटेन करना है वो वैल्यू पुट करेंगे वाटर मॉल के विद रिस्पेक्ट में उसके बाद हमारा जो भी मोल फ्रैक्शन है वो आ जाएगा। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिड्स इन लिक्विड में कैसा सोल्यूशन होता है, वो हमारा इसकी बात की, जैसे जब हम कोई सॉलिड को ऐड करते हैं ग्रेजुअली, कोई भी लिक्विड में हम उसको ऐड करते हैं, तो वहां पर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे वो डिजोल्व होता है या अनडिजोल्व होता है, उसका जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। मतलब कभी उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कभी कम। अब सॉलिबिलिटी के नाम से ही पता चलता है कोई भी चीज इजली सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाए, तो इसी को इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी के नाम से बताया है। ये हमें एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, सॉलिबिलिटी कर्व ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स। मतलब कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स दिए जाएंगे तो उनका कैसे हम सॉलिबिलिटी कर्व शो कर सकते हैं। तो ये एक प्लॉटेड डायग्राम है, जिसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, NaCl का कर्व कैसा है, क्या ना, KNO3 का कैसा कर्व है, NaCl का कैसा कर्व है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे सॉल्यूट्स हैं जिनके कर्व देखने को मिले हैं। ये एग्जाम में बहुत कभी पूछा जाता है, बट पता होना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ली चैटले प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, 2 to 3 मार्क्स में अक्सर पूछी जाती है। ये एक पूरी कांस्टेंट डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा था, कोई भी सिस्टम, मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता है, तो उसमें हमारा प्रेशर टेम्परेचर ये सब भी चेंज होता है। जैसे जैसे ये चेंज होगा, हमें इसके जो चेंजेस, जो उसका इफेक्ट होगा वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इनका मतलब कहने का सेंस ये था कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब सारा हमारा इक्विलिब्रियम का जो होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन जो इसके इफेक्ट्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ, अब ये थोड़ा सा इन्होंने एक पैरा दिए है ली चैटले प्रिंसिपल के बारे में। इन्होंने क्या कहा है कि इसमें जब हम हीट एब्जॉर्ब होती है या कूल होती है, तो वो जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, वहां पर जो हमारी प्रिंसिपल अप्लाई होती है वो हमारी ली चैटल प्रिंसिपल अप्लाई होती है। इन्होंने ये चीज कहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या दिखाया है, जैसे कैल्शियम सॉल्ट है हमारा और ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये दोनों जो है ये क्या शो करते हैं, ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ हीट शो करते हैं, जिसमें हमें सॉलिबिलिटी देखने को मिलती है सॉल्ट्स की, वो डिक्रीज भी करती है और राइज इन टेम्परेचर भी करती है। तो ये किस पर बेस्ड है, ली चैटले प्रिंसिपल पे। सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, अभी हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था लिक्विड्स के बारे में, अब हम लोग गैसेस में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि जब हम अगर लिक्विड सॉल्वेंट को देखें, उसके मॉलिक्यूल्स को देखें, तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोजर में रहते हैं। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो इंथैल्पी कंडेंसेशन होता है वो लार्जर होता है कंपैरिजन टू इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ये हमको यहाँ देखने को मिलता है, और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहलाता है। इसमें इन्होंने एक चीज और बोली कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए क्योंकि यहाँ से हीट इवॉल्व हो रही है। एक ऐसे ही प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, बट यहाँ पर हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पर हमारी हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। और हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि कैसा हमारा गैसेस लिक्विड में सोल्यूशन एक्ट कर रहा है। लाइक मीन्स वहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजर है ना, और ये यहाँ की इंथैल्पी कंडेंसेशन भी लार्जर है कंपैरिजन टू इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन।
सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होती है, इन्होंने यहाँ पर कोफिशिएंट के बंसन कोफिशिएंट के बारे में बात की है। तो बंसन कोफिशिएंट एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हमारी ये वैल्यू दी गई है 273.15 के एंड 1.013 इंटू 10 की पावर 5। तो ये हमारी इन्होंने कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, किसकी दी है, बंसन कोफिशिएंट की वैल्यू दी गई है, जो कि क्या है, हमें आगे टेबल में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं हम टेबल में। ये हमारी टेबल है, इसमें हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें वाटर है, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में 0.88 दिया है, हाइड्रोजन में 0.018 दिया है, ऑक्सीजन में 0.028 दिया है, नाइट्रोजन में 0.015। ये सबके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है कांस्टेंट, जो कि 293 के पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये टेबल एज इट इज आपको लर्न करनी होगी। आगे देखते हैं क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है हमारी सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस की। तो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमारा क्या है, जैसे कि पहला है टेम्परेचर, प्रेशर है, नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट है। तो कैसे कैसे हमारा टेम्परेचर हो सकता है, क्या प्रेशर हो सकता है ना, क्या नेचर ऑफ गैस हो सकता है, ये हमें तीनों ही फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमको ये सब देखना पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो हमारे लिक्विड में जो भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसमें हमको ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्होंने बात की है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की, जो भी लिक्विड में, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ये इन्होंने हीटिंग कुछ दिया लाइक 373 के, तो ये हमारा क्या है, ये इन्होंने कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हेनरी लॉ, मैंने बताया था रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ की बात करें तो ये किस पर शो करता है, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर को शो करता है। मींस इन्होंने क्या कहा था, जो हमारी मैम सॉल्वेंट। मैम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एक बार दोबारा समझाएंगे? हाँ हाँ श्योर बेटा। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये आप टेबल देख रहे होंगे जिसमें आपको सॉल्वेंट्स दिए गए होंगे अलग अलग, लाइक वाटर है, इथेनॉल है, बेंजीन है। इन सब के सॉल्वेंट्स के नाम दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये हमारे एटम्स हैं, और इन सब में अलग अलग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट रहता है। ये टेबल आपको एज इट इज याद करनी होगी। वैसे तो एग्जाम में कई बार वैल्यूज गिवन होती हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की, जब हमें न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकती हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, आगे देखते हैं फिर हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे थे हेनरी लॉ के विद रिस्पेक्ट में। हाँ, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था, हम लोग ने ये देखा था कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस होती है वो इंक्रीज करती है, जैसे जैसे हमारा गैस प्रेशर इंक्रीज करता है वैसे वैसे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो हेनरी लॉ ने बेसिकली यही बोला था कि जैसे जैसे हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी वैसे वैसे जो हमारा गैस का प्रेशर है वो भी इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी है, आप रीड कर सकते हैं। कोई भी मैं बोल रही हूँ, आप रीड करिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। हेनरी लॉ ने ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है जिसको आपको बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में लिखना रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने बस यही बोला था कि जैसे जैसे हमारा गैस का जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर टेम्परेचर। और 1803 में इन्होंने इसके बारे में बताया था। ये सारा नहीं पूछते, बस एक सिर्फ डेफिनेशन पूछते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये इसका पूरा एक डेरिवेशन टाइप का दिया है। हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। ये इसकी एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमें अमाउंट ऑफ, अभी हमने ऊपर देखा है, इसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जैसे कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, इसको अगर हम डबल कर दें और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को डबल करें तो जो हमें सॉल्वेंट मिलेगा, जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के ही इक्वल होगा। तो ये जो इन्होंने रिएक्शन दी है P इक्वल्स टू के एक्स, ये हमारा हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन है। के इसमें कांस्टेंट रहता है, एक्स जो होती है वो हमारी वैल्यू होती है जो भी हमारा रहता है, और पी इज अ पार्शियल प्रेशर। आगे देखते हैं, ये डायग्राम दिया है, ये क्या है, अब हम लोग ने जो हमारा इक्वेशन थी उसको सब्स्टिट्यूट किए तो हमें क्या मिला, के इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स, ठीक है। के हमने बताया था कांस्टेंट था, और इसमें हमने क्या देखने को मिला, ये हमारा एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं, जिसमें हम हेनरी लॉ कांस्टेंट को इजीली इवेल्यूएशन कर सकते हैं। लाइक हमने एक ली एक्सिस ओ और एक्स, ये एक एक्सिस ले ली, और एक ये जो लाइन ड्रॉ है इसमें हमको तीन तरह के हमारे पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तीन तरह के पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, पहले तो ये जो टेबल है ये अच्छे से आप देख लेंगे, लेकिन अभी पहले हम ये डिस्कस करते हैं। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें रेशियो देखने को मिल रहा है। लाइक एक हमें रेशियो दिख रहा है पी अपॉन एक्स, और दूसरा हमको दिख रहा है एक्स। तो ये दोनों ही जो रेशियो है वो ये शो कर रहे हैं कि जो हमारा हेनरी लॉ ऑफ कांस्टेंट है वो कैसे इवेल्यूशन शो करता है। मीन्स एक्स हमेशा हम जीरो लेते हैं
और इसकी जो के हमारा होता है वो कांस्टेंट रहता है। आगे देखते हैं। ये जो टेबल है इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात की। इससे पहले हम लोग ने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात की थी जो कि 298 के कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम लोग ने हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात की है। जैसे कि गैस है इन वाटर है इन बेंजीन है। H2 में वाटर के में 7.12 रहेगा, इन बेंजीन में 0.37 रहेगा। N2 का इन वाटर में 8.68 रहेगा, इन बेंजीन में 0.24 रहेगा। ऐसे ही सबके कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं। इसमें हमारा जो हेनरी लॉ है इसको हम क्या देखते हैं, हेनरी लॉ के लिए इन्होंने मैम एग्जांपल दिया है कि यस। मैम जो हेनरी लॉ के वो वैल्यूज हैं वो याद करना टेबल। नहीं नहीं बेटा, याद नहीं करना है। कई कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें आपको मेंशन रहता है, मतलब कि वैल्यूज गिवन रहती हैं। कुछ आप एक दो चाहे तो याद कर सकते हैं, बट वैसे आपको न्यूमेरिकल्स में मेंशन होता है ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू। ओके। नाउ अब हम लोग ये क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड आयोनाइज इन वाटर। अब ये जो हम लोग हेनरी लॉ पढ़ रहे थे उसका इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को देखें, वो अगर आयोनाइज होता है किसी अमोनिया के साथ, तो क्या हमें एक केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये पूरी रिएक्शन देखने को मिल रही है, क्या है, H2O प्लस HCl दैट गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसमें हमको क्या, एक हमको प्लस आयन रिलीज देखने को मिला है और एक निगेटिव, तो ये दोनों ही हमारा रिलीज हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड किसके साथ, अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कर रहा है। तो ये दोनों ही रिएक्शन में कोई एक रिएक्शन आप एज अ एग्जांपल शो कर सकती हैं हेनरी लॉ में। आगे देखते हैं। नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, कैसा होता है हमारा नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारा नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट की बात करें तो वो मोर सॉल्युबल होता है इन इन अदर सॉल्वेंट्स, मतलब कोई भी सॉल्वेंट्स में ये इजीली सॉल्युबल होता है। इन्होंने एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है वो मोर सॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं, उनके नाम भी बताएं। अब एक एग्जांपल दिया है, लाइक देखिए मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है O2 का, इसमें वैल्यू दी गई है और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ऑक्सीजन की 298 के पे। पार्शियल प्रेशर क्या होगा ऑक्सीजन का वो दिया गया है, और ये फॉर्मूला जो जो चीजें गिवन है पहले हम वो ले रखेंगे, फिर हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, हम क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ऑक्सीजन का पूछा गया है। उसके बाद हम वैल्यूज पुट कर देंगे, जिसकी भी जो वैल्यू है, लाइक पी है 1.00 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने पे हमको 1.26 इंटू 10 की पावर -3 मोल मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा 1 डेसीमीटर को शो करेगा। इसको 1 kg भी बोल सकते हैं। दोनों ही सही है, चाहे आप इसको डेसीमीटर लास्ट में लिख दीजिए और चाहे खाली ही मोल लिख के ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। वाई कैन नॉट फिश लिव इन अ वार्म वाटर। अब ये पूछा है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव में या फिर आपका वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपके 2 2 मार्क्स के आते हैं, उसमें पूछा जा सकता है कि वाई कैन नॉट फिश लिव इन वार्म वाटर। तो बिकॉज ऑफ सी वाटर, इसका आपने अभी कोफिशिएंट देखा था क्या है, तो आप ये बता सकते हैं क्यों होता है, जिस वजह से वो लिव नहीं कर सकती है। सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स, लिक्विड्स एंड लिक्विड्स के सोल्यूशन की बात अगर हम करें तो इसमें हमें दो मिक्सचर की बात करिए, एक ए है और एक बी है। इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो इन्होंने क्या कहा है, जो लिक्विड ए है वो मिसिबल है, मतलब कि उस अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी को कंपैरिजन करेंगे लाइक वाटर एंड इथेनॉल को, तो ये दोनों कंप्लीटली मिसिबल है, मींस ब्रेकेबल है। लेकिन लिक्विड ए एंड बी को अगर हम देखेंगे तो ये पार्शियली मिसिबल मींस इनकम्प्लीटली मिसिबल है। तो इसका एग्जांपल है वाटर एंड फिनॉल। कई बार पूछ सकते हैं ऐसे, लिक्विड ए एंड बी का एग्जांपल दीजिए, तो आपको बताना होगा कि लिक्विड ए का एग्जांपल वाटर एंड इथेनॉल है, एंड लिक्विड ए एंड बी को जब हम देखेंगे पार्शियली मिसिबल में तो उसका एग्जांपल हमारा वाटर एंड फिनॉल है। लिक्विड ए एंड बी जो होते हैं वो कम्प्लीटली इमिसिबल होते हैं। तीन तरह की बात करी, अभी हम लोग ने ए बी की बात करी, तो पहले हम बात कर चुके हैं, और ये एक और है जिसमें हम कम्प्लीटली मिसिबल की बात करते हैं, जो कि हमारा है वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसकी जो हम बात करेंगे तो इसमें भी हमको यही देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरीके से इमिसिबल होंगे। रॉल्स लॉ की, अब हम रॉल्स लॉ की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर आइडियल सोल्यूशन। रॉल्स लॉ ने क्या कहा था, इन्होंने हमारा बेसिकली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात की थी। इन्होंने ये चीज कहा था कि इनकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन थी वो यही थी कि जो पार्शियल प्रेशर होता है हमारा कोई भी कंपोनेंट का, वो जैसे जैसे कम होता जाता है, वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, जो उसका सॉल्वेंट का प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। ओके, तो कल मैं इसको डिस्कस करती हूँ, रॉल्स लॉ एंड आइडियल सोल्यूशन का। और आप लोग को कोई भी डाउट हुआ करे तो आप लोग मुझसे पूछा करिए। ठीक है, मैंने एक दो बार पूछा भी कि कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, किसी ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं बता दूंगी। ओके।